हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा 32nd लेक्चर है और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था वो एक बार देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने 5 पॉइंट नोट किए थे। क्या सर? पहला था जिसमें से पर्सन्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से पर्सन हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हैं। ये बेस्ड था आपका टर्नओवर के ऊपर कि अगर मेरी टर्नओवर इस लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद था आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये अपने को डिस्कस करना है। देन था आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। कौन से पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी के अंदर। उसके बाद फोर्थ था हमारा प्रोसीजर, कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, कुछ चेंज कराना है वो कैसे करना है, कैंसिल करवाना है वो कैसे करना है, ये सब। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, जो कि बेस्ड द टर्नओवर के ऊपर कि अगर मेरी टर्नओवर इतनी है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है सर। इसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, वो सब डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम एग्रीगेट टर्नओवर। जैसे कि था मेरा 20 लाख, 10 लाख एंड 40 लाख गुड्स के केस में, अगर मैं सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। जी सर। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या मुझे सिर्फ अपने अकाउंट में देखना है? मान लीजिए मैं एक एजेंट हूँ, मैं खुद के बिहाफ पे भी सप्लाई करता हूँ और दूसरों के बिहाफ पे भी मैं सप्लाई करता हूँ। मीन्स अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी मैं सप्लाई करता हूँ। देन क्या जो प्रिंसिपल हैं जिनके बिहाफ पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ, क्या उनका भी टर्नओवर मेरी टर्नओवर में इंक्लूड होगा? आंसर इज यस। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑन अकाउंट में जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ऑन अकाउंट में जो सप्लाई कर रहा हूँ वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस अगर मैं किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा हूँ वो भी मेरी टर्नओवर में इंक्लूड होगा। मतलब सर चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एजेंट है किसके? मिस्टर बी के। ठीक है जी सर। मिस्टर ए खुद भी सेल करता है और मिस्टर बी के बिहाफ पे भी सेल करता है। तो जब मिस्टर ए की टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें खुद की तो सेल आएगी ऑन सेल, प्लस जो सेल इसने करी है मिस्टर बी के बिहाफ पे वो सेल भी इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर में। क्लियर? जब हम मिस्टर ए की टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें जो खुद की सेल है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस अगर कोई और है किसी और पर्सन के बिहाफ पे ये सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी क्या हो गया इसके लिए? प्रिंसिपल हो गया और ये एजेंट हो गया। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी जितना सप्लाई करेगा वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है जी? जी सर। चलिए तो लास्ट क्लास में हमने लिमिट डिस्कस कर ली थी एग्रीगेट टर्नओवर की। अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख जो भी एप्लीकेबल है, अगर एक्सीड कर जाती है तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में। अब जैसे ही लिमिट एक्सीड होती है तो पर्सन के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या सर?
उसके पास दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल स्कीम में रहे या फिर कॉम्पोजिशन लेवी में जा सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में वो तभी तक जा सकता है जब उसकी टर्नओवर अप टू 1.4 करोड़ तक है, मैक्सिमम 75 लाख इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड उत्तराखंड। क्लियर? मतलब सर समझ में नहीं आया। मान लीजिए मुझ पे 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है, ठीक है सर, मेरी एक्सीड हो गई। अब मेरी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ तक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं नॉर्मल स्कीम में भी जा सकता हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम में भी जा सकता हूँ। कॉम्पोजिशन स्कीम में अलग से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि पीरियडिकली हर मंथ आपको रिटर्न फाइल नहीं करना, इसमें कंप्लायंस आपके थोड़े कम होते हैं। ठीक है सर। तो अगर मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, एक्सीड कर गई, 20 लाख से तो एक्सीड कर गई, लेकिन 1.5 करोड़ तक है, तो मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर नॉर्मल स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड उत्तराखंड है, तो उसमें टर्नओवर कितना है, एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख। जम्मू कश्मीर, असम एंड हिमाचल प्रदेश में 1.5 करोड़ ही है आपका। और सर अगर 1.5 करोड़ से भी एक्सीड कर गया, देन मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकता, मुझे नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में तभी चूज़ कर सकता हूँ जब मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड उत्तराखंड में अगर 75 लाख है। अगर इसको एक्सीड कर गई तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम चूज़ नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन लेवी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कवर किया था चैप्टर चार्ज अंडर जीएसटी। ठीक है सर। चलिए अब सक्सेशन के केस में क्या होता है सर, मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया किसी और पर्सन को, मैं जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड था, मैंने अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में जिस पर्सन को मैं अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब से? जिस दिन मैंने अपना बिजनेस उसको ट्रांसफ़र किया, जिस दिन मैंने अपना बिजनेस उसको ट्रांसफ़र किया। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है जी सर, इसने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर बी को से 1 अक्टूबर 2019 को। तो मिस्टर बी को, अगर मिस्टर ए जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मिस्टर बी को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब से लाइबल हो जाएगा? 1/10/2019। इसके 30 दिनों के अंदर इसको अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। क्लियर सर। जिस दिन मैं ट्रांसफ़र करूंगा अपना बिजनेस, उस दिन से जिस पर्सन के पास मैं बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफरी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो लाइबल हो जाएगा और उसको विथिन 30 डेज रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर। इन केस ऑफ अमलगमेशन, ये तो था नॉर्मल। अमलगमेशन के केस में, अमलगमेशन एंड डीमर्जर के केस में क्या होगा? अमलगमेशन में क्या होता है?
दो कंपनी आपस में मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाती है, या फिर एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है, एक की एग्जिस्टेंस ख़त्म। जब मान लीजिए ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड जाके मर्ज हो गई बी लिमिटेड में, ए लिमिटेड ख़त्म, बी वैसी की वैसी है, पहला केस। दूसरा, ए और बी लिमिटेड दो कंपनी है, मिलके एक नई कंपनी बना ली सी लिमिटेड, इसमें ए और बी दोनों का एग्जिस्टेंस ख़त्म, सी नई कंपनी बनी। इस केस में क्या जो न्यू कंपनी है या जो भी ट्रांसफरी है जिसके पास बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, लेना पड़ेगा। कब से? देखिए होता क्या है, जो भी अमलगमेशन या डीमर्जर के केसेस होते हैं कंपनीज के, उसके लिए हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, हाई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। विदाउट उसके कोई भी अमलगमेशन नहीं हो सकता, डीमर्जर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का। तो हाई कोर्ट ऑर्डर देगी, हाई कोर्ट ऑर्डर देगी, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, एक ये सर्टिफिकेट इशू करेगी इनकॉर्पोरेशन का, कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगी। जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू करेगी उस दिन से जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी होगी लाइबल हो जाएगी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी उस दिन से ट्रांसफरी कंपनी जिसके पास बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लाइबल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब ठीक है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और 1 अक्टूबर 2019 को मुझे पता चला कि मेरी जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो 20 लाख से एक्सीड कर गई, या 10 लाख को एक्सीड कर गई, या 40 लाख को एक्सीड कर गई। अब कितने दिनों के अंदर मुझे जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना है? मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ठीक है जी सर, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 1 अक्टूबर 2019 को इसकी जो सप्लाई है, कौन सी सप्लाई है? एग्रीगेट सप्लाई, वो एक्सीड कर जाती है 20 लाख को, एक्सीड कर जाती है 20 लाख को। तो ये 1 अक्टूबर से लाइबल हो गया जीएसटी नंबर लेने के लिए। अब इसके कितने दिनों के अंदर इसको अप्लाई करना है? इसके 30 दिनों के अंदर इसको अप्लाई करना है, 30 डेज, विथिन 30 डेज इसको अप्लाई करना है जीएसटी नंबर के लिए। ठीक है, अगर ये 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर देता है, 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर देता है और इसको जीएसटी नंबर मिलता है 30 दिनों के बाद, कोई दिक्कत नहीं। हम कब से मानेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। अगर भी 30 दिनों के अंदर ये अप्लाई कर देगा तो हम मान लेंगे इसका जो जीएसटी नंबर है कब से इफेक्टिव होगा? 1 अक्टूबर 2019 से। और अगर 30 दिनों बाद करता है, बियॉन्ड 30 डेज अप्लाई करता है, देन कब से मानेंगे कि इसका जीएसटी नंबर इफेक्टिव हुआ? जिस दिन इसको जीएसटी नंबर मिलेगा, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? अगर वो विथिन 30 डेज कर देता है
उस केस में रजिस्ट्रेशन चाहे 30 दिनों के बाद ही क्यों ना मिले, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे, जिस दिन वो लाइबल हुआ उस दिन से हम मानेंगे कि उसको वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है। क्लियर? क्लियर सर। अगर 30 दिनों के बाद अप्लाई करता है, मान लीजिए 1 अक्टूबर को लाइबल था, वो अप्लाई करता है 5 नवंबर को, 30 दिनों के बाद अप्लाई करता है, उस केस में जो उसको जीएसटी नंबर मिलेगा उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जिस दिन उसको जीएसटी नंबर मिलेगा। मान लेते हैं कि जीएसटी नंबर उसको मिला 5 नवंबर को उसने अप्लाई किया था और उसको मिला 30 नवंबर को, 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर से मानेंगे कि वो जीएसटी के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। क्लियर? क्लियर सर। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं अपना पॉइंट नंबर 2, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पहले केस में था बेस्ड ऑन टर्नओवर, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं, जो भी केसेस इसमें फॉल करेंगे उनको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है, इवन उनका टर्नओवर 0 ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब इनका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। चलिए पहला केस, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। मान लीजिए मेरी शॉप दिल्ली में है और मैं चाहता हूँ नोएडा में सेल करना। नोएडा पड़ता है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। गुड्स कहाँ सोल्ड करना चाहता हूँ? उत्तर प्रदेश में। इंटर स्टेट सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इंटर स्टेट सेल करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर मैं इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता। ठीक है? ठीक है सर। सर्विसेज सर, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटर स्टेट सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक 20 लाख और 10 लाख लिमिट एक्सीड नहीं होती। क्लियर? क्लियर सर। लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन दी गई है, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई करता हूँ उस केस में मुझे जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है देन मैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। ठीक है? ठीक है सर। चलिए सर्विसेज के केस में इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मुझे सर्विसेज के केस में कब लेना है? जब उसकी लिमिट 20 लाख या 10 लाख को एक्सीड कर जाए। ठीक है? इंटर स्टेट सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है? जो सर सीजनल होता है, कभी कभार बिजनेस करता है, ऐसा क्या? नहीं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में मेरा जीएसटी नंबर है, बट दिल्ली में एक फेयर लगा, मैं वहाँ पे अपना शॉप लगाना चाहता हूँ उसने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए वो फेयर है। तो मैं खुद को जीएसटी पोर्टल पे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड करूँगा। उसमें टाइम पीरियड बता दूंगा कि इतने से इतने टाइम तक मुझे रजिस्टर करना है, सेल करना है, और उसके लिए मैं एडवांस में टैक्स पे करूँगा। एडवांस में टैक्स पे करूँगा। जब वो पीरियड ख़त्म होगा मैं ऑटोमेटिकली मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए मुझे, अगर मैं कोई किसी स्टेट में रजिस्टर्ड होता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है? कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है उस केस में ज़रूरत नहीं है, उस केस में ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? ठीक है सर। थर्ड, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं जो जीएसटी पेमेंट की बात आती है, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की, जबकि रिवर्स चार्ज में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
रिसिपिएंट की, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसकी लेवलिटी होती है जीएसटी पे करने की। मान लीजिए मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, किसको? रिसिपिएंट को, तो रिवर्स चार्ज में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मेरी, रिसिपिएंट की, जीएसटी पे करने की। क्लियर? तो कोई भी पर्सन जिसको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैं हूँ कोई गुड्स परचेज कर रहा हूँ जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, कोई गुड्स परचेज करता हूँ जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है और मुझे उसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना है, देन मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में। क्लियर सर? तो जो भी पर्सन जिसको रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट करना है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो वो रिवर्स चार्ज सप्लाई जो भी है उनको अवेल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर लेता है तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। फोर्थ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है। नॉन रेसिडेंट का क्या भरोसा, सेल करे और भाग जाए, अब कहाँ ढूंढते रहेंगे उसको, क्या? इसलिए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई कब कर पाएगा वो? जब वो रजिस्ट्रेशन लेगा, उसके बाद ही कर पाएगा, ठीक है। ठीक है सर। देन फिफ्थ, ई कॉमर्स। इसको डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। अमेजोन का नाम सुना है आपने, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हाँ, ओला, उबेर, ये क्या है? ये इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इनका क्या पर्पस होता है? ये सप्लायर और बायर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे दोनों आपस में सेल परचेज कर पाए या सर्विसेज एक्सचेंज कर पाए। एग्जाम्पल लेते हैं फ्लिपकार्ट का। एक कस्टमर जो कि रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट से और एक सप्लायर रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट पे। ये कस्टमर क्या करता है, उसको एक बुक खरीदनी है, ऑर्डर करता है फ्लिपकार्ट से, सेम ऑर्डर चला जाता है सप्लायर के पास कि इसको ये बुक चाहिए। वो क्या करता है, वो बुक सप्लाई कर देता है उसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया दोनों को जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। उसको बोलते हैं हम ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ई कॉमर्स में एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। अब ये TCS क्या है सर? ये हमारे सिलेबस में नहीं है स्टिल, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका। मान लीजिए मैं कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ, 100 रुपये का गुड्स है, ठीक है सर। तो मैं सामने वाले से, मान लीजिए उस पर 2% TCS लग रहा है, 100 रुपये का गुड्स सेल कर रहा हूँ और उस पर TCS का रेट है 2%, तो मैं उससे 102 रुपये कलेक्ट करूँगा, 100 रुपये गुड्स के और 2 रुपये TCS। क्लियर? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैंने 100 रुपये का सामान बेचा और बदले में उससे 102 रुपये कलेक्ट कर रहा हूँ। 2 रुपये किसका है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर, उसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। क्लियर सर। दूसरा, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर RCM अंडर सेक्शन 95। इसमें क्या है सर? इसमें कुछ केसेस दिए गए हैं जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने की अंडर रिवर्स चार्ज। फॉर एग्जांपल ओला और उबेर का एग्जांपल ले लीजिए। जो भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो टैक्स नहीं पे करते जीएसटी, बल्कि ओला और उबेर उनके बिहाफ पे टैक्स पे करती है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है उनको भी मस्ट है रजिस्ट्रेशन लेना।
उनको भी मस्ट है रजिस्ट्रेशन लेना, इवन उसका टर्नओवर 0 ही क्यों ना हो। क्लियर? क्लियर सर। तो पहला केस था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना है, दूसरे में जहाँ पे उसको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। ओला का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? जो टैक्सी ड्राइवर है ओला से कनेक्टेड है और हम कनेक्टेड है। मुझे मान लीजिए अपने घर से न्यू दिल्ली जाना है, मैं उसमें टाइप करूँगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके छोड़ के चला जाएगा, बिल आएगा। अब बिल के ऊपर जितना GST बनेगा टैक्सी ड्राइवर नहीं पे करेगा बल्कि ओला पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है? तो ओला को मस्ट है GST नंबर होना, अगर नहीं है तो वो अपना बिजनेस कैरिड आउट नहीं कर सकती। ठीक है जी? ठीक है सर। एंड थर्ड है आपका पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज अदर देन 95 थ्रू सच ECO हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS threshold limit is applicable on services through ECO। कहने का मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे भी GST नंबर लेना ही है, मुझे भी GST नंबर लेना ही है। ये ई-कॉमर्स हो गया, ये सप्लायर हो गया। तो ये ई-कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, जो भी सप्लायर रजिस्टर्ड है ई-कॉमर्स पे, जो कि अपने गुड्स सप्लाई करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको GST नंबर लेना मस्ट है। लेकिन इसमें भी सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन दे रखी है कि अगर सर्विसेज 20 लाख से एक्सीड कर रही है, 10 लाख को एक्सीड कर रही है जो लिमिट है, तो उसी केस में उनको लेना है। गुड्स के केस में चाहे टर्नओवर एक्सीड करे ना करे, उनको लेना ही लेना है। मैं ई-कॉमर्स के थ्रू अपना गुड्स तभी सेल कर पाऊंगा जब मेरे पास GST नंबर होगा। क्लियर? सर्विसेज के केस में अगर 20 लाख और 10 लाख एक्सीड करे देन मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन गुड्स के केस में अगर मेरा 20 लाख 10 लाख एक्सीड नहीं भी कर रहा है तो भी मुझे GST नंबर लेना है, तभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर पाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, देन पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51। ये क्या है सर? इनकम टैक्स में तो TDS समझ में आया सर। क्या होता है सर? हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो पेमेंट में से कुछ पोर्शन काट के रख लेते हैं, हम उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स। मान लीजिए मुझे 100 रुपये पे करने किसी को, और उस सर्विसेज पे या सर्विसेज में मान लीजिए 2% TDS काटना है मुझे, तो मैं उस पर क्या करूँगा, 100 रुपये पे 2% 2 रुपये TDS काट लूँगा और 98 रुपये उसको पे कर दूँगा, और ये 2 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दूँगा। ठीक है? इनकम टैक्स में ऐसे ही होता है, सेम GST में भी ऐसे होता है, सेम GST में भी ऐसे होता है। मतलब मान लीजिए GST का 2% रेट है, GST का 2% रेट है, मुझे 100 रुपये पे करना है सामने वाले को, तो मैं 2 रुपये काट लूँगा, 98 पे करूँगा और 2 रुपये GST एक्ट में डिपॉजिट करा दूँगा उसके नाम पे। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, तो जिस भी पर्सन को TDS काटना है उसको GST रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसके पास, अगर नहीं है तो वो TDS नहीं काट पाएगा। ठीक है? तो TDS काटना है मतलब GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। 7th, पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर। मतलब कोई भी पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। अगर कोई एजेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उनके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तभी वो सप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है? ठीक है सर। तो कोई भी पर्सन जो दूसरे के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई, उसको GST रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है। हाँ जी। नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? मान लीजिए मेरी 2 यूनिट है, एक मुंबई में एक दिल्ली में। मैंने कोई काम कराया मुंबई के ऑफिस में, लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया, मुझे बिलिंग कर दी दिल्ली के GST नंबर पे। खर्चा किसका है? मुंबई का।
बिलिंग उसने कर दी दिल्ली के जीएसटी पे, तो क्रेडिट कौन ले पाएगा सर? दिल्ली वाला ऑफिस। जबकि वो क्रेडिट किससे रिलेटेड है सर? मुंबई से। तो मुझे दिल्ली से क्रेडिट मुंबई में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, दिल्ली के जीएसटी नंबर से मुंबई के जीएसटी नंबर पर क्रेडिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, उसके भी अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसके थ्रू मैं दिल्ली का जो इनपुट है मुंबई में ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। 9th, every person supplying online information and database access and retrieval services from outside India to non-resident person in India, तो उसको भी जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डाटाबेस से के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई पर्सन जो कि दिल्ली इंडिया से बाहर का है, और वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है? नॉन रेसिडेंट पर्सन इन इंडिया, तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तभी वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और 10th है अदर। इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस केस में भी उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्प्ट पर्सन जिनको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है प्लस प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए नोट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 9871942526। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।